नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के इकोनॉमिक्स का तीसरा अध्याय। बाबू, तीसरा अध्याय जो है मुद्रा, बचत एवं साख है। तो तीसरे अध्याय का आज हम लोग प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, बिल्कुल आसान तरीका और आसान भाषा में। ठीक है, इससे पहले दोनों अध्याय का कंप्लीट वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिएगा। तीसरे अध्याय में जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, वो सारे प्रश्न को इसी वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। और इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए वीडियो को जो आप लोग को बस शुरू से लेकर अंत तक देखना है। हम आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, पहला नंबर प्रश्न है वस्तु विनिमय क्या है। ठीक है, विनिमय क्या है, वस्तु विनिमय क्या है। तो आइए इसको हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं, बिल्कुल अपना भाषा में आपको समझाते हैं। देखिए, वस्तु से वस्तु की अदला बदली वस्तु विनिमय कहलाती है। बात समझ में आ गया? अरे नहीं समझे? आपको हम दिए आज चावल, कल आप हमको गेहूं दे दीजिएगा तो क्या हुआ? अदली बदली हो गया ना जी। आपको हम साइकिल दिए, आप हमको मोटरसाइकिल घुमा के दे रहे हैं, तो ये अदली बदली ही हो रहा है। तो वस्तु से वस्तु की अदला बदली वस्तु विनिमय कहलाती है। यह प्रथा तब प्रचलित थी जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। बहुत पहले जमाने की बात है, बहुत प्राचीन काल। ठीक है, प्राचीन काल की बात है। तो उस समय पैसा क्या होता है इंसान को पता नहीं था। अगर हम तुमको शर्ट दे रहे हैं आज पहनने के लिए, तो कल तुम हमको पजामा देना पहनने के लिए, ये होता था। बहुत अच्छा जमाना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको जैसे समझाते हैं, राम के पास चावल है और श्याम के पास गेहूं है। तो राम को गेहूं की आवश्यकता है और श्याम को क्या है? चावल का आवश्यकता है। तो इस स्थिति में दोनों अपनी अपनी वस्तुओं की जो है अदला बदली करके अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते थे। इसी को तो कहते थे वस्तु विनिमय। तो आप लोग को अगर पूछा जाए वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, तो लिखिएगा वस्तु से वस्तु की अदला बदली वस्तु विनिमय कहलाती है। और यह प्रथा तब प्रचलित था जब मुद्रा मतलब पैसा का आविष्कार नहीं हुआ था। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आइए दूसरे नंबर प्रश्न को, मौद्रिक प्रणाली क्या है। ठीक है, मौद्रिक प्रणाली क्या है, बिल्कुल अच्छी तरह से समझाते हैं आप लोग को। यहाँ पे देखिए सेकेंड प्रश्न को लेते हैं। देखिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का है मौद्रिक प्रणाली क्या है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या बताए थे? अदला बदली। 1 रुपया दो, नहीं रुपया नहीं, आज हम आपको चावल दे रहे हैं तो कल हमसे हम क्या लेंगे? गेहूं लेंगे। तो ये वस्तु विनिमय हो गया। प्रणाली में कभी कभी अनेक कठिनाई उत्पन्न हो जाती थी, जिसके फलस्वरूप मुद्रा का आविष्कार हुआ। अब लोग अपनी उत्पादित वस्तु बाजार में बेचकर मुद्रा प्राप्त करने लगे और मुद्रा प्राप्त के बाद वे उस मुद्रा से अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदने लगे, जिससे उन्हें अपनी पसंद की वस्तुएं खरीदने में आसानी हो गई। इस प्रकार मुद्रा से वस्तुओं की खरीद बिक्री को मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। अब देखिए काहे ना कठिनाई होगा जी। अब मान लिया जाए हम आपको दे रहे हैं सोना, हमको आवश्यकता है लोहा का, लोहा वाला ऐठेगा नहीं। हम सोना जो है, सोना हम 2 किलो लेंगे, आपको 1 किलो ये देंगे लोहा। अब बताइए, दिक्कत तो होता था। इसलिए किसका निर्माण हुआ? मौद्रिक प्रणाली आया। तो मौद्रिक प्रणाली में क्या हुआ कि आपकी वस्तुओं का मुद्रा का आविष्कार हुआ था। ठीक है, अब मुद्रा का आविष्कार होने के बाद क्या हुआ? सभी वस्तुओं का दाम निर्धारित किया गया। अब चावल है 12 रुपया किलो, गेहूं है 11 रुपया किलो, इस तरह से दाम कर दिया। अब जिस इंसान को जो वस्तु चाहिए, अपने उत्पादित चीजों को बेचकर वो अपने पसंदीदा चीज खरीद सकते थे। क्लियर हो गया? अब आप लोग को अगर बोले मौद्रिक प्रणाली क्या है, तो क्या लिखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कभी कभी अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है, जिसके फलस्वरूप मुद्रा का आविष्कार हुआ। अब लोग अपनी उत्पादित वस्तु बाजार में बेचकर मुद्रा प्राप्त करने में लगे और मुद्रा प्राप्त के बाद वो
उस वस्तु से अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदने लगे, जिससे उन्हें अपनी पसंद की वस्तुएं खरीदने में आसानी हो गया और इस प्रकार वस्तु से जो है वस्तुओं की खरीद बिक्री को मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। समझ में आ गई बात। आइए तीसरे नंबर प्रश्न को करते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो कर लिए लाइक और दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर, ठीक है। चैनल पर नए होते यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मुद्रा का जो है मुद्रा की परिभाषा दें, तो आइए बिल्कुल हम लोग मुद्रा की परिभाषा देते हैं। तो बिल्कुल एक छोटा सा लाइन आप लोग को याद रखना है, मुद्रा वह साधन है जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है। अब लोग तो बनाएंगे नहीं, अब अगर इंसान मुद्रा बनाने लगे, पैसा बनाने लगे, तो मेरा मर्जी होगा हम दिन रात पैसे छापेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। आर्थिक स्थिति किसी का लो होगा, किसी का ये होगा वो होगा। इसलिए मुद्रा वह साधन है या साधन है जो सरकार द्वारा जारी की जाती है और देश में सबके द्वारा मान्य होते हैं, जिससे लोग अपनी मनपसंद की वस्तुएं खरीद सकते हैं या आवश्यकता से अधिक वस्तु हो तो उसे बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। तो मुद्रा का परिभाषा इस प्रकार आप लोग लिख देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। चौथा नंबर एटीएम का है। तो एटीएम तो सभी बच्चे जानते हैं एटीएम क्या है। तो एटीएम के बारे में सबसे पहले जान लीजिए। एटीएम जो है एक प्रकार का प्लास्टिक मुद्रा है। अब इतना बड़ा कार्ड लिए, अब कहीं पैसा का जरूरत पड़ा, डाले पिन डाले और पैसा जेब में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्लास्टिक लेके गए थे ना। तो एटीएम एक प्रकार की प्लास्टिक मुद्रा है जिसे बैंकों द्वारा जारी किया जाता है और एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। तो एटीएम का पूरा नाम पूछा जा सकता ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न में, ठीक है, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद रखना। मशीन 24 घंटे रुपया निकालने जो है मशीन जो है, अभी बहुत सारे ऐसे एटीएम है जो 24 आवर पैसा देते रहता है, ठीक है, और कुछ है जो शाम हुआ बंद कर दिया जाता है, तथा जमा करने की सेवा प्रदान करती है। अब ऐसे एटीएम अभी जारी कर दिया गया जिससे पैसा तो निकाल सकते हैं, अगर साथ में पैसा अधिक है तो उसमें डाल भी सकते हैं। और एटीएम से ग्राहक देश के किसी भी कोने में यदि उसमें रुपया जमा होती है तो वह रुपया को निकाल कर कार्यों को आसानी से संपादित कर सकते हैं, अपना काम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर बैंक से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि क्रेडिट कार्ड क्या है। क्रेडिट कार्ड क्या है, इसके मतलब पूरा बैंक वाला चीज बता रहे, पैसा के बारे में आपको आज, ठीक है। देखिए आइए समझते हैं क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड भी एक प्लास्टिक कार्ड ही है। क्या है? क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का ही एक रूप है। यह सुविधा एटीएम के पहले से ही है लागू है। यह सुविधा एटीएम के पहले से ही लागू है और इसमें ग्राहक के साख के आधार पर बैंक एक राशि निर्धारित कर देती है, जिससे क्रेडिट कार्ड धारी व्यक्ति बैंक द्वारा निर्धारित राशि के अंदर किसी भी दुकान से वस्तु खरीद सकता है, जिससे ग्राहक को नगद रुपया लेकर घूमना नहीं पड़ता है। अब देखिए, अगर आप लोग इस भाषा में नहीं समझे तो बिल्कुल समझिए। एटीएम की तरह ही क्या होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, और अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड अपने बैंक वगैरह से निकालवाएंगे तो निकल सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर अभी तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सुने थे जिसमें नीतीश कुमार 4 लाख रुपया दे रहा था। अब 4 लाख रुपया आप स्कूल कॉलेज कहीं भी जमा कर सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो उसी प्रकार बैंक द्वारा भी एक जो क्रेडिट कार्ड है जारी किया जाता है बैंक के द्वारा ही, और उसमें जो है बैंक वाले क्या करते हैं, निर्धारित अमाउंट कर देते हैं, आपको दे देंगे। क्रेडिट कार्ड बनवा लिए और 4 लाख का उसमें निर्धारित कर लिया। जैसे ही आप लोग 4 लाख का शॉपिंग करेंगे, क्रेडिट कार्ड खत्म, फिर से आप लोग को उसमें पैसा पे करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होते हैं, आपको कैश लेने की जरूरत नहीं है। कहीं भी जाइए, एक तरह से एटीएम ही हुआ, उसमें पिन डालते जितना पैसा होगा वो निकाल लीजिए। लेकिन इसमें क्या है, अगर आप लोग 4 लाख का क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे, 4 लाख का शॉपिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है, क्रेडिट कार्ड समझ गए, अब बचत क्या है। बहुत अच्छा, बैंक से रिलेटेड सारा प्रश्न है कि व्यक्ति अपने आय को
अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यय करता है। व्यय मतलब क्या होता है? खर्चा करना। व्यक्ति अपनी आय को मतलब अपने पैसा को अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या आवश्यकता की पूर्ति के लिए खर्चा करते हैं, मतलब व्यय करते हैं। और व्यक्ति वास्तव में अपनी आय को अर्जन इसलिए करता है जब व्यक्ति द्वारा किसी निश्चित सीमा के अंदर व्यक्ति की आय और व्यय में जो अंतर आता है उसे बचत कहते हैं। और बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय। देखिए अब बचत और खर्चा, आय व्यय मतलब होता है खर्चा, आय मतलब होता है इनकम। मान लिया जाए हमारा इनकम है 40,000 रुपया पर मंथ, ठीक है, ऐसे समझ लेना 40,000 रुपया, और मेरा खर्चा जो है क्या है 30,000 रुपया है, 30,000 रुपया खर्चा है। तो बचत बराबर क्या हो जाएगा? तो बचत बराबर क्या हो जाएगा? तो ये दोनों को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाता है 10,000। तो 10,000 जो हमको बचत हो रहा है, हम बचत कर रहे हैं, अकाउंट में सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से बचत खाता के बारे में भी जान गए या बचत के बारे में जान गए, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखिए साख क्या है, साख क्या है इसको समझते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। आइए साख क्या है? साख विश्वास और भरोसे जो होता है, विश्वास और भरोसा का नाम ही साख होता है। जिस व्यक्ति या संस्था पर समाज या संस्था का विश्वास और भरोसा रहता है उस व्यक्ति की साख भी अधिक रहती है। नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझेंगे। विश्वास और भरोसे के नाम पर ही साख है, ठीक है। और मतलब विश्वास और भरोसा का दूसरा नाम साख है, सिंपल सी बात समझिए। और जिस व्यक्ति या कोई संस्था है जिसे शाखा बोलते हैं, ठीक है, शाखा, तो जिस व्यक्ति या संस्था पर समाज या संस्था का विश्वास हो और पूरा भरोसा रहता है उस व्यक्ति की साख भी अधिक रहती है, सिंपल सी बात है। अब देखिए वैसे तो साख के आधार पर व्यक्ति किसी भी व्यापारी या संस्था से वस्तुओं को खरीद सकता है जिसके लिए वह एक निश्चित समय सीमा के अंदर वस्तु के मूल्य या रुपये को लौटाने की शर्त पर ही उस वस्तु को खरीदता है। और वह यदि उस समय सीमा के अंदर रुपया लौटा देता है तो उसे ही क्या कहते हैं? साख कहते हैं। विश्वास और भरोसा का दूसरा नाम साख है। अगर आप मेरे से मान लो 5 रुपया लिए और 5 दिन के टाइम लिए, बोले भैया 5 दिन में रिटर्न कर देंगे। हम यहाँ पे मैं जो हूँ एक संस्था हूँ, ठीक है, अपने आप में संस्था हूँ। तो अब ये भाई साहब जो है 5 रुपया लेके 5 रुपया 5वें दिन आया कि रिटर्न ले लीजिए भैया मेरा काम हो गया, तो ये क्या हो गया? इसी को तो कहते हैं साख। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करो, ठीक है, जितना हो सके लाइक करना। अब देखो आ जाओ, थोड़ा सा हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लॉन्ग टाइप प्रश्न। तो शॉर्ट प्रश्न जो था बिल्कुल आसान था और मजा आया पढ़ने में, ठीक है। तो अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उसको कर लेते हैं। पहला प्रश्न है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई पर प्रकाश डालें। अरे भाई साहब वस्तु विनिमय के बारे में तो मैं आपको बताया ना इससे पहले। अब उसके बारे में मतलब पूरा डिटेल से समझना है, तो आइए बिल्कुल अच्छी तरह समझते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले तो आंसर लिखेंगे और लिखने का जो स्टाइल होगा आप लोग का, लिखिएगा वस्तु विनिमय प्रणाली को निम्नलिखित कठिनाइयां हैं। अब देखिए पहला कठिनाइयां क्या था? आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। इसका मतलब समझे, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं की अदला बदली होती थी, लेकिन कठिनाई यह थी कि एक पक्ष की वस्तु की आवश्यकता
दूसरे भी पक्ष को हो। अब नहीं समझे, अब समझिए। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। अब देखो भाई, हमको खाना है चावल, इनको खाना है क्या गेहूं। आई भाई साहब को कभी कभी मन करता है कि हम गेहूं में खाएं, ठीक है। आई जो है भाई साहब, ये चावल है, अपने आप में चावल ले खाए। अब इसका मन बदल गया ये भाई साहब का कि हम थोड़ा सा गेहूं खा लेते तो मजा आ जाता। तब ये कहेगा कि रे तू गेहूं खाएगा, चावल खाएगा, हम तुमको चावल खिलाते, तुम हमको गेहूं खिला दो। तो ये जो है लड़का यही ठेगा, कहेगा नहीं हम नहीं खाएंगे। अब ये नहीं खाएगा तो ये कैसे खाएगा, तो ये कठिनाई थी। मतलब ये अभी तैयार हो गया कि मैं जो हूँ गेहूं खा लूंगा, तुम चावल खा लेना। तो अगर दोनों तैयार हो जाता तो कठिनाई नहीं था, अगर नहीं हुआ तो कठिनाई बढ़ जाती थी। इसलिए जो है एक पक्ष की वस्तु की आवश्यकता दूसरे भी पक्ष को हो, इससे यह कठिनाइयां होती थी कि एक पक्ष अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु दूसरे पक्ष की आवश्यकता का भी पता लगाना पड़ता था, जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, दूसरा जो है कारण क्या था कि मूल्य के समान मापक का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में यह भी कठिनाई थी कि वस्तु का कोई निश्चित माप नहीं था। तो इंसान तो कम तेज तराक नहीं होते थे। अब मान लो हाई वाला में एगो बोतल ले लिए, बोतलवा लिए, इसमें हम कहेंगे तुम तेल दे दो इस पूरे बोतल में, हम इसमें तुमको मकई देते हैं, तो घाटा कौन रहेगा, तेल वाला रहेगा फायदा में कि मकई वाला रहेगा। तो कहेंगे सर तेल वाला फायदा में रहेगा, तो इसको तेल हो जाएगा। तो यही चीज दिक्कतें होती थी। तो उस समय मनुष्य किसी तरह से काम कर लेते थे। अब देखिए, जिससे 5 किलो गेहूं के बदले कितना चावल दिया जाए जिससे दोनों वस्तुओं का मूल्य समान हो, ये कठिनाइयां हो रही थी। अब देखिए तीसरा कारण समझ लीजिए, मूल्य संचय का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु संचय की कठिनाइयां थी, क्योंकि व्यक्ति ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करता था जिसे अधिक दिनों तक सुरक्षित रखना कठिन था, जिससे वह खराब हो जाता था, जिससे व्यक्ति को हानि होती थी। अब चौथा कारण देना आप लोग को, सह विभाजन का अभाव। बिल्कुल अच्छी तरह से समझना, कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती थी जो अत्यधिक मूल्यवान होता था। अब सोना लीजिए, मूल्यवान नहीं होगा, जिससे उसका विभाजन नहीं हो सकता था। एक व्यक्ति के पास यदि गाय है और दूसरे व्यक्ति के पास बकरी है, जिससे उसका अदला बदली होना कठिन हो जाता था। अब भैया बकरिया और गाय में कैसे बदली होगा, थोड़ा सोचिए कैसे होगा। कि अरे भाई हमार बकरी इतना हो के है, तोर बकरी इतना हो के, हमार गाय एक गो का है, तो दिक्कत तो होगा ही। चलिए समझ गए होंगे अच्छी तरह से। आइए कोई नहीं, दूसरे प्रश्नों की ओर चलते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि मुद्रा के कार्य पर प्रकाश डालें। बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो आइए, मुद्रा के पर क्या था भाई, मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालें, समझिएगा। तो मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालें। जो मुद्रा का जो है निम्नलिखित कार्य है, इस प्रकार से पहले आप लोग लिखने के लिए सीखिए। अगर सामाजिक विज्ञान में आप लोग को फुल मार्क्स लाना है तो आप लोग जो अगर कारण वाला रहे, कार्य वाला रहे, तो उसको जो है इस टाइप से लिखे, मुद्रा के निम्नलिखित कार्य। 2-4 चिपका देना है। तो मुद्रा का क्या कार्य है, विनिमय का माध्यम। अब आप लोग पहले ये लिख लीजिए, विनिमय का माध्यम। अब इसमें क्या था कि मुद्रा के आविष्कार के बाद वस्तु विनिमय प्रणाली की जो कठिनाइयां थी सब दूर हो गया, जिससे वस्तुओं का क्रय विक्रय मूल्य जो है, खरीदना कितना में है, बेचना कितना में है, और मुद्रा का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। जिससे क्या हुआ, व्यक्ति वस्तु को बेचकर मुद्रा जमा करने लगा। वस्तु बेच के मुद्रा जमा कर लेते थे, और जब मुद्रा हो गया तो कोई चीज अपना मनपसंद चीज खरीद लेते थे। अब मूल्य का मापक का देखिए, मूल्य का मापक में क्या परिवर्तन हुआ, मुद्रा मूल्य का मापक भी है, जिसके कारण बहुत से दिनों तक
मुद्रा का मूल्य एक समान बना रहता था, जिसके कारण वस्तु का मूल्यांकन करने में मुद्रा से बड़ी सहायता मिलती थी। अगर तोर बकरी का दाम 60 रुपया है तो हमारा का है गाय का दाम कितना, गाय का दाम 150 रुपया है। तो अब ये भाई साहब बकरी बेचेंगे 60 रुपया देंगे, इसको 150 रुपया देंगे, सिंपल सी बात है। इसका भी सोल्यूशन मिला मुद्रा के कार्य में। अब देखिए विलंबित भुगतान की माध्यम, कभी कभी उपभोक्ता को साख पर सामान खरीदना पड़ जाता था। साख बताए थे ना, भरोसा जो ऊपर बताए हैं, जिसके कारण उपभोक्ता उसका भुगतान कुछ विलंब से करता था और वस्तु खरीदते समय वस्तु का जो मूल्य रहता था वही मूल्य वह बाद में भी करता था। अब विलंब भुगतान का माध्यम बढ़ गया। कभी कभी क्या होता था, उपभोक्ता खरीद लेता था सामान और खरीदने के बाद भूल जाता था, थोड़ा विलंब से करता था, तब फिर भी उतने पैसा देता था। ये तो गलत बात है। तो मुद्रा कार्य हम लोग पढ़े तो मूल्य का संचय के बारे में हम लोग समझते हैं। तो सभी व्यक्ति अपनी आय की रकम से कुछ बचाकर रखना चाहते थे कि वह आए समय में पर काम आवे। मुद्रा में यह गुण होता था कि इसको संचित रखा जा सकता था और इसे ब्याज पर लगाकर ब्याज की रकम से महंगाई की मार को कम कर दिया जा सकता था। इससे स्पष्ट है कि मुद्रा मूल्य संचय का एक ऐसा माध्यम है जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकती है। सामान गेहूं चावल सड़ जाएगा लेकिन पैसा सड़ेगा जी, पैसा संचय रख सकते हो, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब तो बैंक में तो सड़ जाता, रख ले पैसा रहता, 10 साल हो जाता, पैसा कुछ होता है, मिल ही जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर करेंगे। फिर से आ गया तीसरा नंबर, मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। आइए मेरे दोस्त, मुद्रा के आर्थिक जो था सॉरी ठीक है, ओ भाई अच्छा पहले इतना कर लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए प्रश्न था क्या, फिर से भूल गए। मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें, तो यहाँ पे आंसर लिखना है इसी प्रकार। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसी तरह लिखिए, ठीक है, जैसे क्वेश्चन है। तो मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री टेस्टक्रॉट ने कहा कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त की स्रोत तो अवश्य है। आज का आर्थिक जगत मुद्रा के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता है। इस बातों का समर्थन करते हुए प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपन्न आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। आधुनिक आवश्यकता जो था आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रा प्राण है। यदि मुद्रा को हटा दिया जाए तो हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। यदि मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ हो रहता तो विश्व के देश इतना अधिक आर्थिक प्रगति नहीं कर पाता। देश की अर्थव्यवस्था चाहे जो भी हो, सभी में मुद्रा आर्थिक विकास महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। समझ में आई बात? नहीं आई होगी, कुछ बच्चे को तो नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए अब भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रश्न जो था कि मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें, मुद्रा के आर्थिक महत्व पर। अब देखिए मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री टेस्टक्रॉट ने कहा अगर या यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त स्रोत अवश्य है। आज की आर्थिक जगत मुद्रा के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता है। इस बातों का समर्थन करते हुए प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों तरफ संपन्न आर्थिक विज्ञान चक्कर काटते हैं
और आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रा जो है प्राण है। यदि मुद्रा को हटा दिया जाए तो हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। यदि मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ होता तो विश्व का देश है इतना अधिक आर्थिक प्रगति नहीं कर पा सकता, और देश की अर्थव्यवस्था चाहे जो भी हो सभी मुद्रा आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण का भूमिका अदा करती है। मेरे भाई, अगर पैसे की जरूरत ना होती तो इंसान कमाता क्या? तो कहेंगे सर नहीं। अगर रोटी के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती तो इंसान कमाता क्या? तो बिल्कुल नहीं कमाते। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, इतना दिन मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए, क्योंकि मुझे आगे चल के पैसा कमाना है। ज्ञान के साथ मुझे पैसा भी चाहिए। बिना ज्ञान के तो कुछ नहीं होगा, और बिना पैसा के रोटी नहीं मिलेगा, और रोटी नहीं मिलेगा तो जीवन चलेगा कैसे? इसलिए पैसा का जो है हमारे जिंदगी में बहुत ही ज्यादा महत्व है। आइए हम लोग चौथे नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालें। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। गेम में क्या बोलते हैं? बहुत हार्ड, ठीक है। मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालें। तो आइए बिल्कुल समझते हैं। चौथा नंबर, मुद्रा के विकास पर यदि ध्यान दिया जाए तो हम पाते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली से आरंभ होकर साख मुद्रा पर आकर समाप्त होती है। मुद्रा के विकास को हमें निम्नलिखित प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। पहला हो गया वस्तु विनिमय। अब वस्तु विनिमय में था वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान होता था। दूसरा हो गया वस्तु मुद्रा। अब देखिए, वस्तु मुद्रा का चलन प्राचीन काल के शिकारी युग में था, जिससे उसे किसी पशु या कृषि उत्पाद को मुद्रा के रूप में मान लिया जाता था, ठीक है। अब देखो, धात्विक मुद्रा जो था, वस्तु मुद्रा में अनेक कठिनाइयां होता था। वस्तु मुद्रा जो कोनो सामान को जब हम पैसा मान लेते थे, ठीक है, तो उस तरह से बहुत ज्यादा कठिनाइयां होती थी, और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए धातु मुद्रा का प्रयोग किया गया, ठीक है। और धातु में जो है सर्वप्रथम पीतल या तांबा का उपयोग हुआ। बात समझ में आया? सबसे पहला जो सिक्का बना था पीतल या तांबा का बना था। अब देखिए, सिक्के, धातु मुद्रा में भी कुछ कठिनाइयां होने लगी। तब सोना चांदी जैसा बहुमूल्य धातु के सिक्के राज्य द्वारा जारी होने लगे, और सिक्के पर अंकित मूल्य को राज्य के सभी नागरिक अवश्य रूप से मानते थे। उसके बाद पत्र मुद्रा में क्या हुआ? सिक्के को एक जगह से दूसरे जगह लाने और ले जाने में कठिनाइयां थी को देखते हुए तब राज्य द्वारा पत्र मुद्रा को जारी कर दिया गया, और इन कठिनाइयों का निजान छुटकारा मिला। बिल्कुल आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। देखिए, एक चीज अगर सुधरे तो उससे अनेकों चीज सुधर सकती है। क्या? पहले जो था मुद्रा किस चीज का था? किसी भी वस्तु को मान लेता था। पहला क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था। उसमें क्या होता था? अगर आप आदान प्रदान होती थी, तेल के जगह गेहूं और गेहूं के जगह आपको मिल जाता था आटा, या कुछ भी ऐसे चीज जो है अदली बदली चलते थे। उसके बाद आया वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा में क्या हुआ? वस्तु मुद्रा का चलन प्राचीन काल के शिकारी युग में था। उसमें किसी पशु या कृषि उत्पादक को मुद्रा के रूप में मान लिया जाता था। उसके बाद आया धात्विक मुद्रा। धात्विक मुद्रा में क्या हुआ? वस्तु मुद्रा में अनेक कठिनाई थी, और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए धातु मुद्रा का उपयोग किया गया। अब धातु सर्वप्रथम पीतल या तांबे का उपयोग किया गया। अब देखिए, तांबे और पीतल से भी कुछ ना कुछ कठिनाइयां होने लगी। सिक्के जो है धातु मुद्रा में बहुत सारी कुछ कठिनाइयां होने लगी। तब सोना चांदी का जो है बहुमूल्य धातु के सिक्के राज्य द्वारा जारी होने लगा, और सिक्के पर अंकित मूल्य को राज्य के सभी नागरिकों को आवश्यक रूप से मानते थे। अब इसमें भी जो है, अब सिक्का ले जाने में, यहां से वहां ले जाने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां होने लगती थी। तो अब क्या क्या? पत्र मुद्रा का निर्माण किया। अब पत्र मुद्रा में क्या हुआ कि सिक्के को एक जगह से दूसरे ले जाने में बहुत ज्यादा कठिनाई थी, तो पत्र मुद्रा का निर्माण कर दिया। समझ में आया? बिल्कुल। आइए अंतिम प्रश्न,
और वीडियो को लाइक नहीं किए तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो कर दीजिए। और हाँ, चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आपको आगे भी देते रहेंगे। साख पत्र क्या है? कुछ प्रमुख साख पत्रों पर प्रकाश डालें। साख पत्र क्या है? कुछ प्रमुख साख पत्रों पर प्रकाश डालें। देखिए 5वें नंबर पहले प्रश्न से एक और बचा हुआ है इसी का, मुद्रा वाला, ठीक है, तो उसको कर लेते हैं, उसके बाद 5वें नंबर प्रश्न को करेंगे। तो उसके बाद आया साख मुद्रा। साख मुद्रा में अब देखिए पत्र मुद्रा के बाद साख मुद्रा का आविष्कार हुआ, बैंकों द्वारा किया गया, जिससे राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय लेन देन में इस मुद्रा का ही उपयोग किया जाता था। एग्जाम्पल पे समझ लीजिए चेक, बैंक ड्राफ्ट आदि। तो साख मुद्रा किसको कहते हैं? जो चेक होता है, चेक जो काट के देते हैं 1000 रुपये 10,000 के लिए, वही वाला, ठीक है। बिल्कुल बात आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ रहा। आइए आप 5वें नंबर प्रश्न को करते हैं, भूल गए होंगे 5वें नंबर प्रश्न। साख पत्र क्या है? कुछ प्रमुख साख पत्रों पर प्रकाश डालें, 5वां नंबर। तो साख पत्र के बारे में हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल समझिएगा। साख पत्र से तात्पर्य उन साधनों से भी है जिसका उपयोग साख मुद्रा के रूप में होती है। ऋणों का आदान प्रदान साख पत्रों के आधार पर ही होता है और साख पत्र पूर्ण रूप से व्यक्ति के विश्वास पर निर्भर करता है। कुछ प्रमुख साख पत्र निम्नलिखित है, आइए बिल्कुल समझते हैं साख पत्र कौन कौन से होते हैं। चेक। अब चेक सर्वप्रथम सर्वाधिक मान्य साख पत्र है। चेक के माध्यम से व्यक्ति अधिक रकम रुपया जो है अदाई कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। चेक के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर चेक आप अपने बैंक का निकलवा लेते हैं तो चेक आप काट के किसी के नाम से भी दे सकते हैं, बस आप लोग को उसका नाम लिखना है चेक पे और आप नीचे सिग्नेचर कर दीजिए, वो चेक भग जाएगा, चाहे वो 1 लाख का हो या 1 करोड़ का हो। अधिक से अधिक रकम के लिए क्या चाहिए आपको? चेक चाहिए। नेक्स्ट आता है बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट में क्या होता है? बैंक ड्राफ्ट भी साख पत्र है जिसे कोई बैंक ही जारी करता है, ठीक है। और बैंक ड्राफ्ट द्वारा आसानी से दूर के स्थानों पर रुपया भेजा जा सकता है। तो नहीं, पहले पत्र में देखते थे बैंक में ड्राफ्ट कर देता था, पत्र लिख लेता था कि ड्राफ्ट लगा दे, बैंक मनी, ड्रॉप मनी, ये सारी चीज चलती थी। अब यात्रा चेक समझते हैं। यात्रा चेक तो बैंक यात्रियों की सुविधा के लिए, बैंक यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री चेक जारी करता है, जिसके द्वारा यात्री बैंक में जितना रुपया जमा करता है बैंक उतना ही रुपया का चेक काटकर उस यात्री को दे दिया जाता है। और अगला आ जाता है प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र भी एक प्रकार का साख है, साख पत्र है। इसमें ऋणी जो कर्जदार है, कर्जदार के मांग पर एक निश्चित अवधि के बाद ब्याज सहित रकम लौटाने लौटाने का वादा करता है। वह प्रतिज्ञा पत्र को की हुंडी कहा जाता है, ठीक है। हुंडी है, हाँ हुंडी लिखा हुआ है, ठीक है, हुंडी कहा जाता है। तो बिल्कुल आप लोग का जो भी प्रश्न था सारे प्रश्नों का आंसर करवा दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर हुआ होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताएंगे। बस आप लोग को कुछ काम करना होगा। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखे हैं, तो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। अब कुछ चीज़ें आप लोग को करना होगा पीडीएफ लेने के लिए। पहला नंबर तो चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को करना होगा 1, ठीक है, ऑल कर दीजिएगा। जैसे ही सब्सक्राइब वाला आप दबिएगा ऑल कर देना है। उसके बाद दूसरा काम करना है आप लोग को लाइक करना, क्योंकि आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं तो इसलिए वीडियो को जितना हो सके लाइक करना। और 1 लाइक अगर करते हैं तो मुझे मोटिवेट बनता है और सारी इसी तरह की वीडियो बनाए, ठीक है, इसलिए लाइक कर देना। और तीसरी बात, आप मेरे लिए कमेंट भी कर देना, ठीक है। कमेंट में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि वेरी नाइस, गुड वगैरह वगैरह, या नेक्स्ट टॉपिक कब आएगा, नेक्स्ट अध्याय कब आएगा, कुछ भी लिख सकते हैं। मिलते हैं वीडियो को लेके, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।